समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रिका जोशी। आजकल खांसी, जुकाम, बुखार एक बार फिर फैल रहा है। मौसम भी कभी सर्दी कभी गर्मी, और यहां दिल्ली में तो अभी अभी बारिश हुई है। कुछ लोगों में ये प्रकोप बुखार का, खांसी का देखने को मिल रहा है। अमूमन मौसम बदलाव में इस तरह की बीमारियां तो होती ही थी, लेकिन कोविड महामारी के बाद से लोग और केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय सभी सतर्कता बरत रहे हैं। दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि लोग स्वस्थ रहें। मौसमी इन्फ्लुएंजा के H3N2 सबटाइप के मामलों की कड़ी निगरानी की जा रही है। रोकथाम के लिए सावधानियों पर ICMR द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो यही ध्यान में रखकर आज कार्यक्रम में हम आप सबके लिए विषय चुनकर लाए हैं H3N2 और कोविड-19 संक्रमण के एहतियाती उपाय और उपचार। H3N2 and COVID-19 infection, precautionary measures, symptoms, diagnosis and treatment। इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल या आप इससे कोई जानकारी या समाधान जानना चाहें तो हमें फोन करें, हमसे बात करें। ये आप ही का कार्यक्रम है, आप कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। हमारे नंबर हैं 011-2314-4444। दूसरा नंबर है 23717106 और एक और नंबर है 23421050। अच्छा, हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। ये नंबर है 9289094044। तो दिस इज अ बाइलिंगुअल प्रोग्राम। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन हिंदी एंड इंग्लिश। आप हमारे ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। और अब हम बताते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी। गुलेरिया जी, नमस्कार। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। तो ये आजकल खांसी, जुकाम और बुखार जो फैल रहा है, क्या ये मौसमी बुखार है? इसको क्या कहेंगे हम? तो आजकल जो मौसम बुखार हम देख रहे हैं, कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि जैसे मौसम बदलता है उसके दौरान वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ वायरल इन्फेक्शन पिछले सालों के हिसाब से इन्फ्लुएंजा जो है वो ज्यादा दिख रहा है। उसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि पिछले 2-3 साल में हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाया, मास्क डाले, हाथ धोए, 2 गज की दूरी रखी। उससे जो रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, चाहे वो कोविड हो चाहे इन्फ्लुएंजा हो, उससे हमारा बचाव रहा। दूसरा ये कि क्योंकि कोविड जो है वो पिछले 2.5-3 साल में डोमिनेंट जो हम कहते हैं रेस्पिरेटरी वायरस रहा कि सांस की जुकाम, नजला, खांसी, सांस की तकलीफ, निमोनिया उसी वायरस से हो रहा था। और वायरल इन्फेक्शन इतने नहीं हुए और कुछ हद तक हमारी इम्यूनिटी इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट कम हो गई क्योंकि उसका हमें एक्सपोजर नहीं ज्यादा हुआ। और तीसरी चीज ये हुई कि वायरस जो है इन्फ्लुएंजा वाला है वो है तो हमारे साथ कई सेंचुरी से, लेकिन वो थोड़ा सा हर साल म्यूटेट करता है जैसे कोविड भी करता है। तो पहले H1N1 था जिसके कारण हमने स्वाइन फ्लू का एक पैंडेमिक भी 2009 में देखा। अब वो H3N2 हो गया तो उसके कारण थोड़े से केसेस बढ़ गए। और मौसम ऐसा है कि इस टाइम में रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन जो है ज्यादा देखे जाते हैं। तो ये सारी चीजें जब एक साथ हुई तो उसके कारण इस दफा हमने देखे कि केसेस ज्यादा हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, हम ये H3N2 को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो वुड यू टेल अस व्हाट इज H3N2? So I think it's important to understand कि H3N2 is influenza virus
अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन्फ्लुएंजा जैसे कोविड एक वायरस है, उसी तरह से इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस है जिसको हम फ्लू वायरस भी कहते हैं। और इस वायरस के 3 टाइप्स होते हैं, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी। इन्फ्लुएंजा ए जो है और बी जो है वो ह्यूमंस में, एनिमल्स में और बर्ड्स में पाया जाता है। जो इन्फ्लुएंजा सी है वो यूजुअली ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। इन्फ्लुएंजा ए के कई टाइप होते हैं, जिसमें से H1N1 है, H3N2 है, एक H5N1 भी है जो हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं। तो ये जो वायरस है उसके जो आउटर लेयर है उसमें प्रोटीन होते हैं जिनका H और N नाम है। तो उसके नंबर के हिसाब से हम वायरस का नाम देते हैं। जैसे अगर आप कोविड की बात करें तो हमने कोविड का नाम कई उसके सब टाइप्स जब आए कोरोना वायरस के, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा और फिर ओमिक्रॉन, ये सारे नाम दिए जी। इन्फ्लुएंजा में हम जो नाम देते हैं वो उसके जो वायरस के सेल पे जो ग्लाइकोप्रोटीन है, H जो है ह्यूमन जो वायरस को सेल के अंदर लेके जाता है, और जो N प्रोटीन है वो वायरस को बाहर आने में मदद करता है। उसके एक के 16 टाइप्स हैं, एक के 9 टाइप्स हैं, उसके कॉम्बिनेशन पे हम नाम देते हैं। और H3N2 अब नया जो चल रहा है का वायरस है। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता फोन लाइन पर हैं, धर्मवीर दिल्ली से। इनका सवाल लेते हैं। धर्मवीर जी बोलिए। चंद्र जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधीनगर से बोल रहा हूँ सर। जैसे बूस्टर डोज जो लगनी शुरू हुई थी तो काफी लोगों को ये डोज नहीं लग पाई है। इसके लिए सरकार क्या दोबारा इसके ऊपर कदम उठाएगी कि जिससे अब जो नई बीमारी आ रही है तो जो कमी रह गई है हमारे कवच में, जो एक डॉक्टर लोगों ने हमारे लिए जो इंजेक्शन। अच्छा, धर्मवीर जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने बूस्टर डोज नहीं ली है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है H3N2? हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बूस्टर डोज अगर नहीं ली तो लगा लेनी चाहिए। लेकिन बूस्टर डोज जो है वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट है, और इन्फ्लुएंजा वायरस अलग है, कोरोना वायरस अलग है। इन्फ्लुएंजा वायरस की भी एक वैक्सीन आती है जो हम हर साल लगाते हैं, जो एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है। वो अलग वैक्सीन है, वो भी लगा सकते हैं। वो उससे उनको इन्फ्लुएंजा से, स्वाइन फ्लू से, H1N1 से और H3N2 से भी प्रोटेक्शन मिलेगी। डॉक्टर साहब, लोगों में जब ये इसके केसेस बढ़ने लगे बुखार के, जुकाम के, तो लोगों में एक ये होता है कि भाई ये कितना खतरनाक है। तो व्हाट आर द बेसिक सिम्टम्स ऑफ H3N2? हाँ, तो बेसिक सिम्टम्स में H3N2 की बात करें तो बेसिक सिम्टम्स जो है वो कॉमन टाइप के हैं। बुखार होगा, ठंड लगेगी बुखार के साथ, जुकाम, नजला, खांसी, गले में खराश, बॉडी एक्स, हेड एक्स, इस टाइप के ज्यादातर लक्षण होते हैं। तो फिर ये इन्फेक्शियस डिजीज है, संक्रमण डिजीज है। जैसे कोविड था कि अगर आप खांसेंगे तो इन्फ्लुएंजा है, और उसके जुकाम है, नाक बहरी है, गले में खराश। डॉक्टर साहब, हम इस एहतियाती उपायों पर भी बात करेंगे और सावधानियों पर भी, लेकिन एक श्रोता हैं जयपुर से हमारे साथ, चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश जी बोलिए, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक जुकाम, एक बहुत सर लगा छींके आना, नाक बहना, और जो है जो अपने हल्का हल्का थकान महसूस होना, कि ये भी इन्फ्लुएंजा का लक्षण है क्या? तो डॉक्टर सर, अगर हम इन्फ्लुएंजा के लक्षण की बात करें तो साथ में बुखार भी साथ में यूजुअली होता है। आपको बुखार होगा, जुकाम, नजला, छींकें आएंगी। लेकिन अगर आपको एलर्जिक है तो आपको बुखार नहीं होगा, लेकिन छींकें 8-10 छींकें आ गई सुबह उठते समय लगी, और थोड़ा जब वो कई मतलब एक दफा आज ही नहीं पर कई सालों से ऐसा हो सकता है कि जब मौसम बदलता है तो जुकाम, नजला, छींकें होती हैं। एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जी के कारण हो सकता है। लेकिन साथ में अगर बुखार है और खांसी है और गले में खराश है तो ये इन्फ्लुएंजा हो सकता है। तो इसके लिए आप डॉक्टर साहब क्या राय देंगे कि जैसे हम घर पर कोई दवा लेनी चाहिए, या जनरल कोई दवा है, या डॉक्टर के पास कंसल्ट करना बहुत जरूरी है? तो अगर आपको बुखार, जुकाम, नजला है, इन्फ्लुएंजा जैसे हम कहते हैं माइल्ड है, तो हम कहते हैं कि शुरू में चाहें तो आप बुखार की गोली ले ले, जुकाम, नजले के लिए जैसे एंटी एलर्जिक ले सकते हैं, भाप ले सकते हैं, और गरारे भी कर सकते हैं।
इससे आराम हो जाएगा। नॉर्मली पैरासिटामोल बुखार के लिए ले सकते हैं, लेकिन अगर 2-3 दिन में बुखार कम नहीं हो रहा, बुखार तेज हो रहा है, या जो हम कहते हैं वार्निंग साइंस है कि आपको खांसी ज्यादा हो रही है और खांसी में बलगम आ रहा है, या फिर छाती में दर्द हो रही है, या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ये आपको एकदम डॉक्टर के साथ सलाह करनी चाहिए। या बच्चों में अगर बच्चा सुस्त हो गया है, फीड नहीं ले रहा है, तो डॉक्टर साहब जैसे स्कूल अब खुलेंगे तो बच्चे स्कूल जाएंगे नई क्लासों में, तो उनके साथ क्या सावधानियां पेरेंट्स को रखनी चाहिए? तो इसमें मैं 2 चीजें कहूंगा। एक तो पेरेंट्स को अगर हो सके तो पहली चीज तो अगर आपका बच्चे को बुखार, जुकाम, नजला, खांसी है तो उसको स्कूल ना भेजें, वो घर पे रहे, उसका इलाज करें और जब वो ठीक हो तभी घर भेजें, तभी स्कूल भेजें। कई दफा ऐसा होता है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि घर पे क्या रखना, बच्चा स्कूल जाना चाहता है, लेकिन वो बच्चा स्कूल जाएगा तो अपनी क्लासरूम में वो सब लोगों को ये इन्फेक्शन दे सकता है और फिर वो सब लोग वो इन्फेक्शन घर ले जाएंगे और घर में अगर बुजुर्ग लोग हैं तो उनको भी ये इन्फेक्शन हो जाएगा जो सीरियस भी हो सकता है। तो अगर आपका बच्चा बीमार है, जुकाम, नजला, खांसी है, तो कुछ दिन के लिए वो घर पे रहे तो बेहतर है। दूसरा चीज ये कि बच्चे को आदत होनी चाहिए कि जब भी वो हाथ अपने रेगुलरली धोए। मास्क लगाना मुश्किल है, लेकिन अगर वो मास्क लगा लें तो वो भी बेहतर रहेगा। लेकिन बेहतर ये होगा कि जब तक बच्चा ठीक नहीं हो जाता, स्वस्थ नहीं हो जाता, उसको घर पर ही रखें। जी। बरेली से हमारे अगले श्रोता हैं पंकज। हेलो पंकज जी। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है कि जैसे मेरा बहुत फील्ड वर्क होता है और मुझे अक्सर फील्ड में रहना पड़ता है। कोविड के लिए तो हमने प्रिकॉशंस जैसे आप लोग बताते हैं रेडियो पे, हमने पूरे फॉलो किए, और लेकिन बहुत ज्यादा क्राउडेड और फील्ड वर्क, पब्लिक डीलिंग में हमें रहना पड़ता है, मेरी ऐसी जॉब है। तो ऐसे में ये इस वायरस का कितना खतरा है, कैसे इससे थोड़ा सा प्रिकॉशंस ली जाए, और थोड़ा सा कोविड में अगर आप थोड़ा डिफरेंस बता पाएं कि कितनी तेजी से फैलता है या कम फैलता है, जिससे कि हम और ज्यादा तैयार रहें इसको लेकर। तो इन्फ्लुएंजा वायरस भी कोविड की तरह ही फैलता है और ये इन्फेक्शियस है जो हम कहते हैं ड्रॉपलेट के थ्रू। तो अगर आप किसी व्यक्ति जिसको जुकाम, नजला, बुखार है और वो खांस रहा है और उसके क्लोज कांटेक्ट में आएंगे, या भीड़ है और इंडोर एरिया है वहां पे वेंटिलेशन ठीक नहीं है, तो हवा में ये वायरस काफी देर तक रह सकता है। तो जैसे हम कोविड में कहते थे कि आप अगर ऐसी जगह जाएं तो बेहतर यही रहेगा कि अपना मास्क लगा के रखें, अपना हाथ रेगुलरली धोते रहें जिससे हाथ पे वायरस ना आए। हाथ चेहरे पे ज्यादा ना लगाएं, क्योंकि हाथ में अगर वायरस आ जाता है किसी चीज को छूने से और फिर वही हाथ आप अपने चेहरे पे बार बार लगाते हैं तो हाथ से वो वायरस फिर आपके चेहरे पे पहुंच जाता है और फिर वहां से वो सांस की नाली में चले जाता है। तो हम ये कोशिश करें कि अपने हाथ चेहरे पे ना लगाएं, हाथ रेगुलरली धोएं और मास्क लगाएं। और अगर बाहर भीड़ में है तो बाहर आउटडोर एनवायरनमेंट हो तो भी हवा चलती है तो वो ठीक रहता है। इंडोर एनवायरनमेंट में मास्क लगाएं तो उससे आप अपने आप को बचा के रखें। डॉक्टर साहब, कोविड से सबक लेते हुए हम ये सभी सावधानी बरतें, लेकिन एक सवाल है कि ये इसकी जांच कैसे होती है? क्या आरटीपीसीआर करवाना पड़ेगा जैसे कोविड के टाइम में कराया जाता था? बिल्कुल, इसकी जांच वैसे ही होती है कि हम नेजल स्वैब लेते हैं जैसे हम कोविड में लेते थे, नाक या गले के पीछे हिस्से से स्वैब, और टेस्ट करते हैं जो आरटीपीसीआर टेस्ट जो हम कोविड के करते थे, इन्फ्लुएंजा का भी होता है और साथ साथ ही कर सकते हैं। और मैंने देखा कि कई हमारे पेशेंट आते हैं, उनको लगता है हमें कोविड है, कोविड टेस्ट नेगेटिव आता है, फिर हम उनका इन्फ्लुएंजा का टेस्ट नेजल स्वैब से करते हैं, वो आ जाता है। और इसका फिर डिफरेंशिएट करना जरूरी क्यों है? इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्फ्लुएंजा के लिए हमारे पास एंटीवायरल दवाइयां अलग हैं, कोविड के लिए हम कुछ और दवाई देते हैं। अगर आपका इन्फ्लुएंजा वायरस आएगा तो एक हम दवाई देते थे टैमीफ्लू के नाम से, भारत में और कंपनियों के नाम में से भी आती है, हम एंटीवायरल दे सकते हैं जो एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग है, और साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। तो नॉर्मली मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। जैसे हमने कोविड में देखा था कि बहुत सीवियर पेशेंट्स आए और ऑक्सीजन की कमी हुई सेकेंड वेव में डेल्टा वेरिएंट के कारण, चांसेस बहुत कम है क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, ये वायरस हमारे साथ कई सेंचुरी से है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी इस वायरस के अगेंस्ट कुछ हद तक है। इसलिए हमें नॉर्मली ज्यादातर लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन ही होता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है या जिनकी उम्र ज्यादा है और उसके कारण इम्यूनिटी कम है, उन लोगों में कई दफा सीवियर निमोनिया हो जाता है जिसके लिए आईसीयू में एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। जी, हमारी अगली श्रोता है हमारे साथ बलरामपुर से रिंकी। हेलो रिंकी जी, बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपके साथ सारे होने के लिए नमस्ते जी।
सर मेरा मतलब प्रश्न ये है कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि अभी हम घर में वायरस फैला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अगर श्रोता जो हमारे मतलब जनता है या कोई भी है, तो उनको आप क्या सावधानी के रूप में बताना चाहेंगे जिससे वो इससे बचे रहे? धन्यवाद। तो अगर आपके यहाँ वायरस फैला हुआ है तो जैसे मैंने कहा कि आप अपना हाथ रेगुलरली धोएं। बाहर से आए तो घर के अंदर आए तो हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोएं, जैसे हम कोविड के टाइम करते थे, जिससे हम अपने हाथों से इन्फेक्शन अपने घर में ना फैलाएं। और डॉक्टर साहब, अगर जैसे घर में कोई पेशेंट है, मान लीजिए किसी को हुआ है हल्का सा सर्दी जुकाम या गले में खराश है, हल्का बुखार है, तो ऐसे व्यक्ति को आइसोलेट घर में अलग रखना चाहिए? व्यक्ति को कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए अलग रहना चाहिए। तो वो अगर खांसता है तो उसको हम कहते हैं कफ एटिकेट। खांसते समय अपनी खांस को कवर कर लें या अपने बाजू के अंदर खांसे, के अंदर खांसे और वो टिश्यू अच्छी तरह से हम डिस्पोज ऑफ करें, क्योंकि अगर हम खांसते हैं तो वायरस खांसी की जोर से हवा में ज्यादा दूर तक चले जाता है। लेकिन अगर हम अपने खांसी को ढक लें, बाजू के अंदर खांसें या रुमाल लें, उसको फिर अच्छी तरह से धो लें या टिश्यू लें और उसको उसके अंदर खांस के फेंक दें, तो वायरस को हम आगे हवा में फैलने नहीं देते। और साथ में अगर घर के अंदर किसी को ये प्रॉब्लम है तो अपना वो अगर मास्क लगा लें, तो मास्क भी खांसते समय वायरस को आगे फैलने नहीं देगा जी। और उसको आइसोलेट करें, जैसे आपने कहा, कि उससे हम घर में वायरस को आगे फैलने से रोक सकते हैं। जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। हम चर्चा कर रहे हैं H3N2 कोविड-19 इन्फेक्शन, प्रिकॉशनरी मेजर्स, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यानी H3N2 और कोविड-19 संक्रमण के एहतियाती उपाय और उपचारों पर आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। आप फोन करके सवाल पूछ सकते हैं, कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर 23314444, 23717106 और 23421050। इसके आगे दिल्ली का STD कोड 011 जरूर डायल करें। एक व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं, 9298909444। रिपीट कर रही हूं, 9298909444। कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब, एक श्रोता है विष्णु हमारे साथ दिल्ली से, इनका सवाल लेते हैं। हेलो विष्णु जी, बोलिए। जोशी मैडम नमस्कार और डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, कोविड का टाइम में तो काफी उनका प्रोग्राम मैंने देखा हूँ, उस एम्स का डायरेक्टर थे ये। सर मैं उस समय सर्विस में था, अब रिटायर हो गया हूँ। सर मैंने 2 डोज लिया था कोविड का, और जो बूस्टर डोज कई बार गया वो क्या हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका, आपको नहीं मिलेगा। फिर उसका बाद मैंने सर कई सुना, सोशल मीडिया में देखा भी, ये उसको लेना नहीं चाहिए और डेथ हो जाता है। सर आपका व्यू जानना चाहता हूँ। नहीं, पहली बात तो ये कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि उसको नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने बूस्टर डोज लिया है और सब स्वस्थ हैं, ऐसे डेथ नहीं हुआ है। तो बूस्टर डोज सेफ है, सभी ने लिया है। बिल्कुल, सिर्फ यही है कि क्योंकि उसकी बहुत कम लोगों ने लेना शुरू किया था, डिमांड कम हो गई थी, तो अब सेंटर जितने ज्यादा थे पहले उससे कुछ हद तक कम हो गए हैं। अगर आप वेबसाइट में जाके मिनिस्ट्री के ऑफ हेल्थ की वेबसाइट में जाएंगे या वहां के हेल्पलाइन से पूछेंगे तो वो आपको ये बता देंगे कि आपके वहां पे कौन सी जगह है जहां पे वो अभी भी लग रहा है बूस्टर डोज। पहले क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड थी, बहुत जगह लग रहा था। अब क्योंकि डिमांड कम हो गई है तो कम जगह पे लग रहा है, लेकिन वो अवेलेबल है कई अस्पतालों और कई संस्थान में भी अभी भी लग रहा है। डॉक्टर साहब, हमने बच्चों की बात की कि बच्चों को कैसे हम परहेज कर सकते हैं, लेकिन अगर घर में बुजुर्ग हैं तो कैसे ध्यान रखें? और एक ये भी है बात कि क्या कोई ऐसे एहतियाती इंजेक्शन इस तरह के हैं जो मौसम बदलने पर लगाए जा सकते हैं? तो 2-3 चीजें हैं बुजुर्गों के लिए। एक, मैं ये कहूंगा कि जो हम हाई रिस्क ग्रुप कहते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हर साल लगानी चाहिए। ये वैक्सीन जो है ये क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है, मतलब 4 स्ट्रेन कवर करती है। H3N2 भी है, H1N1 भी है और 2 इन्फ्लुएंजा बी, जो मैंने कहा था A और B टाइप के वायरस है इन्फ्लुएंजा के, उसको कवर करती है। WHO हर साल जो वायरस सर्कुलेट कर रहा होता है दुनिया में, उसका डेटा देख के ये तय करता है कि इस साल किस टाइप की
किस स्ट्रेन के अगेंस्ट वैक्सीन बननी चाहिए। यानी साल में एक बार ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है? बिल्कुल, एनुअल वैक्सीन है। हमारे देश में दो टाइम पे वो आती है, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर अलग होती है। तो अभी नई वैक्सीन आई है 2023-2024 की, जो सदर्न हेमिस्फीयर की है, और फिर अक्टूबर नवंबर में सर्दियों से पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की आती है। तो अभी ये वैक्सीन लगा लेनी चाहिए जो हाई रिस्क ग्रुप है। इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा इन्फ्लुएंजा वायरस से। दूसरा, बुजुर्गों को, जैसे मैंने कहा कि इस मौसम में अगर बाहर जा रहे हैं तो भीड़ वाले जगह ना जाएं। अगर बाहर जाना जरूरी ही है और ऐसी जगह जा रहे हैं जहां भीड़ हो सकती है तो मास्क जरूर लगाएं। अपना हैंड सैनिटाइजर साथ लेके जाएं और हाथ अपने धोते रहें या साफ करते रहें, जिससे आपके हाथों में इन्फेक्शन ना आए। उनको, बुजुर्गों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा जो है उनमें ज्यादा सिवियर हो सकता है। इसलिए वैक्सीन लगाना और प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर किसी बुजुर्ग में बुखार का लक्षण या खांसी जुकाम का लक्षण देखने को मिलता है तो क्या उस वक्त भी ये इन्फ्लुएंजा का टीका लिया जा सकता है? नहीं, इन्फ्लुएंजा का टीका जब आप स्वस्थ हों तभी लेना चाहिए। बुखार खांसी है या और कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो वायरल इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है उसकी अपटेक जो हम कहते हैं, इम्यूनिटी जो है इतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो हेल्दी स्टेट में जब लेंगे तो फिर आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो अच्छी एंटीबॉडीज बनाएगा, जिससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। यानी सीधी बात हम ये समझें कि जब मौसम बदलने वाला होता है उससे कुछ पहले ही बुजुर्गों को ये टीका लगवा लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल जी। हमारे अगले श्रोता है डॉक्टर साहब पदम सिंह, फोन लाइन पर। अच्छा, फोन लाइन कर चुके। डॉक्टर साहब, ऐसा कहते हैं कि जैसे टेम्परेचर राइज करना शुरू होगा तो वायरस विल गो डाउन। कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है, तो क्या हम ये सोचें कि अगर अप्रैल के मिड में या अप्रैल के शुरू में मौसम अगर ठीक होता है तो क्या इसके इन्फ्लुएंजा के मामलों में कमी आने की उम्मीद की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल। अगर हम भारत का डेटा देखें पिछले कई वर्षों से, मैं तो कहूँगा 2-3 डिकेड से 15-20 साल से भारत का एक इन्फ्लू नेटवर्क का डेटा है, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे यहाँ पे जो केसेस हैं वो इस टाइम जो मौसम बदल रहा होता है तब बढ़ते हैं, फिर गर्मियों में एकदम कम हो जाते हैं, और फिर बरसात के महीने में फिर थोड़ा बहुत बढ़ना शुरू होते हैं, और सर्दियों में फिर बढ़ते हैं। तो आस्ता आस्ता मेरा मानना है कि इस महीने के एंड तक, अप्रैल के शुरुआत तक, जब गर्मियां पूरी तरह से आ जाएंगी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं थोड़ी बारिश भी हो रही है, मौसम फिर ठंडा सा हो रहा है जी। जब ये थोड़ा सा सेटल होगा और गर्मियां पूरी तरह से आ जाएंगी तो फिर इन्फ्लुएंजा के केसेस अपने आप कम हो जाएंगे, क्योंकि फिर ये वायरस हवा में बहुत ज्यादा समय तक रह नहीं पाता। और वैसे डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि बारिश की जो नमी वाला, जैसे आज भी दिल्ली में बारिश हुई है, हम श्रोताओं को बता भी दें तो दिल्ली में काफी तेज झमाझम बारिश हुई है। डॉक्टर साहब, वो नमी का जो एक एटमॉस्फेयर में नमी बन जाती है वो शायद वायरस को पनपने में मदद करेगी। बिल्कुल। तो जब वो ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो ऐसे इन्वायरमेंट में जो वायरस है वो हवा में ज्यादा देर रहता है, सर्वाइव ज्यादा देर कर सकता है, और इसलिए इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा फैलने का डर रहता है। तो ऐसे समय में एहतियात ज्यादा बरतने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ श्रोता हैं पदम सिंह। हेलो पदम जी। जी नमस्ते। एक सवाल है कि जैसे मैम अभी जो सर को मैं सुन रहा था तो सर ने बताया कि इससे मृत्यु दर की कम ही चांस है। मैं समझना चाह रहा था मैम कि हमें अगर जैसे इसके जो सिम्टम दिखाई देते हैं तो उसके लिए हमें अस्पताल जाना जरूरी है, या जो नॉर्मल दवाइयां हैं उनको खा के पैरासीटामोल वगैरह हम ठीक हो सकते हैं? डॉक्टर साहब, यहाँ क्योंकि श्रोता ने अभी ये बात की है पैरासीटामोल की, इसमें ये भी एक बात है कि अपने से एंटीबायोटिक्स न लें लोग। तो मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कहूंगा कि अगर वायरल इन्फेक्शन है, जैसे हम कॉमन कोल्ड, जैसे जुकाम, नजला, गले में खराश, थोड़ा बुखार हुआ, तो आप अपने घरेलू नुस्खे और पैरासीटामोल ले सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक ना लें, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक काम नहीं करती, और एंटीबायोटिक लेने से दवाई बीमारी ठीक नहीं होगी, लेकिन आपके शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनने के चांसेस ज्यादा हैं, और फिर बाद में वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, क्योंकि जब जरूरत नहीं थी आपने लिया तो आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया हैं वो उस एंटीबायोटिक को पहचान जाते हैं और फिर उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। दूसरा ये कि अगर आपका बुखार जो है वो तेज रहता है 3 दिन बाद, या और लक्षण जैसे मैंने पहले कहा
कि खांसी है, बलगम है, छाती में दर्द हो रही है, सांस पूरी तरह से खुल के नहीं आ रहा है, या बच्चे सुस्त हो रहा है, फीड नहीं ले रहा है, ऐसे कोई भी लक्षण हो तो आपको एकदम डॉक्टर के साथ संपर्क करना चाहिए। तो 1-2 दिन में अगर आपका आराम नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर से के साथ संपर्क करना चाहिए। और जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, मान लो अनकंट्रोल डायबिटीज है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, डायलिसिस पे पेशेंट है या कीमोथेरेपी पे पेशेंट है, उनको अगर ये लक्षण हो तो उनको अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करके सलाह करके दवाई शुरू कर लेनी चाहिए। कभी कभी एंटीवायरल हम पहले शुरू कर देते हैं जिससे वायरस को आगे डेवलप ना करने दें, क्योंकि इन लोगों में सीवियर इन्फेक्शन होने के थोड़े चांसेस ज्यादा होते हैं। जी, अगले श्रोता है हमारे साथ यामीन। हेलो यामीन जी, कहाँ से बोल रहे हैं? चंद्रिका जोशी जी नमस्कार। नमस्कार। रेडियो वाला किरोड़ी लोनी जिला गाजियाबाद। गुलेरिया सर को भी नमस्कार। जानते हैं सर मुझे अच्छी तरह से। नमस्कार जी सर, मैं कई सालों से जुड़ा हूँ आपसे कोरोना काल से ही। जी यामीन जी बोलिए। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आजकल ये सर्दी जुकाम खांसी बच्चों में भी हो रहा है, तो बच्चों को किस तरह से देखभाल की जाएगी, ये जानना चाह रहा हूँ। तो आपकी बात सही है कि बच्चों में भी वायरल इन्फेक्शन हम देख रहे हैं, जुकाम नजला बहुत बच्चों में भी हो रहा है। और डॉक्टर साहब, हम अपनी डाइट में कोई चीज बच्चों के लिए बढ़ा सकते हैं? जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको, तो हम यूजुअली ये कहते हैं कि अच्छी डाइट लो। ऐसा कोई स्पेशल डाइट एंटीवायरल तो नहीं है। हम ये कहते हैं कि बच्चों में फ्रेश फ्रूट्स, हरी सब्जियां जो आजकल बच्चे कम लेते हैं, तो उससे उनकी नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो बढ़ेगी और अपना थोड़ा स्वस्थ रहें। लेकिन बच्चों में भी ट्रीटमेंट वही है कि हम यूजुअली सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही देते हैं। अगर जैसे मैंने कहा कि बच्चे में ऐसे लक्षण हो कि वायरस जो है वो गले से फेफड़े में चला गया है, सांस ज्यादा तेज चल रहा है, पसलियां चल रही हैं, बच्चा सुस्त हो रहा है, फिर उनको डॉक्टर के साथ संपर्क करके एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। ज्यादातर लोगों में वायरस जो है वो गले में ही रहता है, तो जुकाम, नजला, खांसी, बॉडी एक्स ही रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों में वायरस वो गले से नीचे छाती में जाके निमोनिया कर सकता है, और इसलिए उसके लिए हमें थोड़ा सा, और वो खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए उसको पहले स्टेप में काइंडली सर रिमाइंड आवर लिसनर्स इन शॉर्ट व्हाट आर द मेन डूज एंड डोंट्स। तो डूज एंड डोंट्स, सबसे पहले तो आप अपना इस मौसम में पूरा अपने आप को ध्यान रखें कि अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाएं, हाथ अपना रेगुलरली धोएं और भीड़ जैसे इलाके में को अवॉइड करें। अगर आपको जुकाम, नजला, बुखार हो भी जाता है तो शुरू में अगर ज्यादा तकलीफ नहीं है तो आप घर में इलाज कर सकते हो, बुखार की दवाई ले सकते हो, एंटी एलर्जिक ले सकते हो। लेकिन अगर 3 दिन के बाद बुखार तेज हो रहा है या खांसी या छाती में दर्द या कोई छोटा बच्चा सुस्त हो रहा है तो डॉक्टर के साथ जरूर संपर्क करें। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ज्यादातर ये माइल्ड ही बीमारी है और अपने आप ठीक हो जाती है। सिर्फ वही है कि वो फेफड़ों तक ना पहुंचे, उसके लिए हम एहतियाती उपाय करें। और खाने में जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि खाना हेल्दी डाइट लें, ताजा खाना खाएं जहां तक संभव हो। बिल्कुल, खाने में पूरा ध्यान रखें, अच्छी खुराक लें और डाइट अपनी जो है फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो हम कहते हैं जिसमें मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स और विटामिन होते हैं वो लें। जी, तो इस तरह से डॉक्टर साहब ने ये बताया कि घबराने की नहीं, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है, सतर्कता की जरूरत है और एहतियात की जरूरत है। समय के साथ साथ क्योंकि इम्यूनिटी बॉडी की हमारी है तो जरूर हम इस पर काबू पा सकते हैं। सभी को इसके लिए बहुत सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए और हमारी जानकारी बढ़ाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। कार्यक्रम का निर्धारित समय समाप्ति की ओर है, तो हम अपने उन सभी श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग करके। और
हम आप सभी श्रोताओं की तरफ से और अपनी तरफ से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का फिर से आभार व्यक्त करते हैं। पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सोमवार रात ठीक 9:30 बजे फिर से उपस्थित होंगे। चंद्रिका जोशी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।